और सरकार से जो नाराज़गी है वो स्वाभाविक है, क्योंकि युवा वर्ग के खाली हाथों को काम चाहिए। नमस्कार, मैं राहुल पांडे, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ टाइम्स, आपकी आवाज़। आज हम बात करते हैं जिस तरीके से वर्तमान समय में राजनीति चल रही है, उसी के परिप्रेक्ष्य में हम बात करने वाले हैं वर्तमान की राजनीति की दशा दिशा क्या चल रही है। आज हमारे साथ ऐसी शख्सियत हैं जो राजनीति के बारे में हम इनसे जानते हैं। डॉक्टर के.एम. पांडे हैं पांडे। आज हम इनसे जानते हैं कि वर्तमान राजनीति क्या चल रही है। सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद। मैं डॉक्टर के.एम. पांडे, सेवानिवृत्त प्राचार्य, संजय गांधी पीजी कॉलेज, चौकिया, सुल्तानपुर हूँ। और इस वर्तमान परिवेश में लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है और इधर 5 चरणों का चुनाव हो चुका है, 2 अभी बचे हुए हैं। तो जो भारतीय राजनीति बदल रही है, स्वतंत्रता के पश्चात एक ईमानदार पीढ़ी आई हुई थी और उसके देश हित सर्वोपरि था, लेकिन बाद में चल करके जो राजनेता हैं, उन राजनेताओं का जो अपना हित है वो सर्वोपरि हो गया दिखाई पड़ता है। युवा वर्ग निराश है, शिक्षक भी शोचनीय स्थिति में हो चुका है और जो बाहुबली लोग हैं या समाज जिन्हें कभी नकारात्मक दृष्टि से देखता है, वो राजनीति पर हावी हो गए हैं। राजनीति और धर्म दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, कहीं कोई बाधा नहीं है, लेकिन जब राजनीति अपने उद्देश्य के लिए उपयोग किया जाता है और धर्म में उसका समावेश किया जाता है, तब वो घातक हो जाता है। युवा वर्ग की ये जिम्मेदारी है कि उसका हित तभी सुरक्षित रहेगा जब वो ईमानदार कर्मठ प्रत्याशी का निर्वाचन करेगा, अपने मताधिकार का प्रयोग करेगा, तभी वो उसकी इच्छा पूरी होगी, नहीं तो निराशा ही उसके हाथ लगेगी। अगर वो जाति पर, धर्म पर अपने मताधिकार का प्रयोग करेगा, ना तो उसके हित में होगा, ना समाज के हित में होगा और ना ही देश के हित में होगा। सर, हम बात करते हैं आज की वर्तमान राजनीति में जिस तरीके से भाषा की मर्यादा निम्न स्तर पे लोग, चाहे प्रधानमंत्री हों या मुख्यमंत्री हों, इनके द्वारा प्रयोग किया जा रहा है। आप क्या देखते हैं, पहले क्या थी भाषा की मर्यादा, अब क्या देख रहे हैं? देखिए, हमारे शास्त्रों में भाषा की मधुरता पर बड़ा जोर दिया गया है। हर परिवेश में, चाहे राजनीति का हो, चाहे धर्म का हो, उसमें मधुर भाषण देने का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। जब पहले प्रारंभिक चरणों में जब राजनीति यहाँ शुरुआत हुई प्रजातंत्र की, तब भाषा की मर्यादा थी, राजनेता भी सोच समझ के बोलता था। लेकिन वर्तमान में राजनेता ऐसे शब्दों का प्रयोग करता है जो संसदीय नहीं होता है, जो न उनके हित में है, न समाज के हित में है, न जिसके विरुद्ध बोल रहे हैं उसके हित में है। तो मेरा यही सुझाव है कि भाषा की मर्यादा कोई भी राजनेता, चाहे जिस पार्टी का हो, उसे तोड़ना नहीं चाहिए और अपनी बात कहने का जो देश के हित में हो, जो यहाँ के समाज के हित में हो, जो हमारी सांस्कृतिक विरासत है उसके हित में हो, उसका प्रयोग करना चाहिए। आपसी वैमनस्य हो सकता है, आपसी मतभेद भी हो सकते हैं, लेकिन जहाँ देश की बातें होती हैं वहाँ सबको मिटा करके भाषा की मर्यादा में रहना ही देश के हित में है। 500 सालों की प्रतीक्षा के बाद राम मंदिर तैयार हुआ। अयोध्या से सटा जिला है सुल्तानपुर। क्या इस बार धर्म पर जातिवाद हावी है, क्या मानते हैं आप? देखिए, राम मंदिर का निर्माण एक सुखद घटना है, सभी के लिए है, जो माननीय उच्चतम न्यायालय के सहयोग से ही संपन्न हुआ। चाहे जो अपना श्रेय ले लो, वो दूसरी बात है। और इस संदर्भ में इतिहास के पन्नों को देखना होगा कि हम किन परिस्थितियों में वो स्थिति आई कि हमारा राम मंदिर टूट गया और जो हमारे धार्मिक स्थल थे वहाँ जो है अतिक्रमण हुए, वो अपनी गलती है। हमारे पूर्वजों की गलतियाँ हैं जिसका सबक पीढ़ी दर पीढ़ी भोगा। आज वो बन गया, अच्छी बात है, लेकिन धर्म जो है उतना नुकसानदायक नहीं है जितना जाति है। लोग जात पर आकर के वोट देते हैं, वो खतरनाक है।
धर्म कहीं भी राजनीति में बाधक नहीं है। धर्म कहीं नहीं सिखाता कि हमें राजनीति में दखल देनी चाहिए या धर्म के स्थान पर। जो हमारा कर्मठ प्रत्याशी है, जो ईमानदार है, हमें उसका चयन करना चाहिए, हम निर्वाचन करना चाहिए, चाहे वो जिस जाति का हो, चाहे जिस वर्ग का हो, उसमें देश हित जुड़ा हुआ है और उसे ही अपना जो मौलिक अधिकार है उसका प्रयोग करना चाहिए। क्योंकि देखिए, ये मौलिक अधिकार हमारा 5 साल में एक बार मिलता है। अगर आप हमने गलत प्रत्याशी चुन लिया तो 5 साल तक झेलना है। इसलिए विशेष करके युवा वर्ग और अपने समाज का आगाह करना चाहते हैं कि वो समझ बूझ करके, निष्पक्ष हो करके, जाति और धर्म से ऊपर उठ करके अपने मताधिकार का प्रयोग करें। 2014 में मनमोहन की सरकार थी, युवाओं में गुस्सा था। 2019 में पुलवामा, बालाकोट, राष्ट्रीयता का भाव था लोगों में। 2024 की राजनीति कहाँ देखते हैं आप? देखिए, राष्ट्रहित तो सर्वोपरि है और बिना राष्ट्रभक्ति के वो संभव नहीं है। जो सत्ता में सरकार होती है उसके प्रति आक्रोश होना स्वाभाविक है, और जब सत्ता परिवर्तन होता है तो उस सरकार से अपेक्षा भी होती है कि हमारी अपेक्षाएं पूरी होंगी। और देखिए, बढ़ती हुई आबादी, जो इतने कॉलेज खुले हैं और संख्या बढ़ रही है और रोज़गार के अवसर कम हो रहे हैं, हम तो ये अपेक्षा करते हैं अपनी सरकार से, जो भी आवे वो जो है युवा वर्ग के हाथों को, खाली जो हाथ हैं वो काम करेंगे। क्योंकि अगर हाथ खाली हैं तो डिस्ट्रक्टिव वर्क करेंगे वो। तो इसलिए वो आक्रोश पुनः न पैदा हो, जो भी सरकार आए उनकी अपेक्षाओं पर खरा उतरे। यही मेरा अनुरोध है तो सरकार से कि युवा वर्ग के दायित्वों को पूरा करें। अब हम कुछ राजनीतिक 1-2 प्रश्न पूछते हैं। जिस तरीके से इस समय इंडिया गठबंधन की गठबंधन है, लोगों की भीड़ उमड़ रही है, युवाओं की, गठबंधन के जो लोग हैं रैलियों में, आप क्या मानते हैं? अब देखिए, ऐसा है, क्या वर्तमान सरकार से युवा नाराज? 2014 में भी इस तरह की भीड़ आई और उनकी सरकार आई, और सरकार से जो नाराज़गी है वो स्वाभाविक है। क्योंकि युवा वर्ग के खाली हाथों को काम चाहिए। उनको न इंडिया गठबंधन से मतलब है, वो तो एक आशा उम्मीद लेकर के किसी सरकार के, किसी प्रत्याशी के पक्ष में जाते हैं। अब नहीं पूरा होगा तो दूसरी बार दूसरा उनका करेगा। लेकिन मैं अपने युवा वर्ग को कहना चाहता हूँ कि इस भीड़ से बचें और वो देखें फ्यूचर। क्योंकि अगर देश रहेगा तभी सरकार रहेगी, और सरकार रहेगी तभी उससे अपेक्षाएं होंगी। अगर ये दोनों समाप्त हो जाएंगे तो फिर कुछ नहीं बचेगा। इस समय जो वर्तमान राजनीति में मुफ्त की रेवड़ी जिसे कहा जा रहा है, बांटी जा रही, क्या आप मानते हैं राजनीति किस दशा में जा रही है? बहुत खतरनाक है ये मुफ्त की रेवड़ी बांटना। वो किसी के हित में नहीं है। उनको काम चाहिए, वो काम दें, अपने हुनर से वो पैदा करें, अपने पैरों पर खड़े हों, और उन्हें ऐसे अवसर प्रदान किया जाए कि वो आगे बढ़ना शुरू कर दें। मुफ्त की रेवड़ी से किसी का कल्याण होना नहीं है। जो भी सरकार है, चाहे गठबंधन की हो, चाहे भाजपा की हो, ये सभी गलत काम कर रहे हैं जो किसी के हित में नहीं है। उनको काम चाहिए, उनको ऐसे अवसर प्रदान किया जाए कि वो अपने पैर पर खड़े हो जाएं, अपना रोजगार पैदा करें, अपना व्यवसाय पैदा करें। वो उनके हित में है, वही देश के हित में भी है। आप शिक्षा से जुड़े क्षेत्र में थे, आप क्या मानते हैं जिस तरीके से लोगों को रुझान प्राइवेट स्कूलों की तरफ है, सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों का दाखिला नहीं करा रहे हैं, क्यों? ऐसा क्या मानते हैं? देखिए, एक समय था कि पूरी पीढ़ी प्राइमरी स्कूल में पढ़ करके IAS भी बने, इंजीनियर भी बने, डॉक्टर भी बने। वही प्राइमरी स्कूल थे, संख्या कम थी। उसके बाद सरकारी विद्यालय खुले, और जो सरकारी विद्यालय खुला उसके जो हमारे प्राध्यापक हैं, कहना नहीं चाहिए, हमारे अध्यापक हैं, वो अपने जिम्मेदारियों का निर्वहन नहीं कर पा रहे हैं। परिणाम हुआ कि दूसरा विकल्प गवर्नमेंट जो विद्यालय खुले, प्राइवेट स्कूल्स खुले, वो डिग्री कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से लेकर के प्राइमरी लेवल तक खुले, तो उसमें जो है शिक्षा का पठन पाठन चाहे जो भी हो, लेकिन उनका एक व्यवसाय है।
शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों सरकार का दायित्व है और दोनों में सरकारें फेल हो रही हैं। लोग प्राइवेट हॉस्पिटल में जा रहे हैं दवा कराने के लिए, लोग प्राइवेट स्कूल में पठन पाठन के लिए जा रहे हैं, सरकारी स्कूल की तरफ उनका मोहभंग हो गया, कोई जा भी रहा तो स्कॉलरशिप के लिए जा रहा है, जो अच्छी बात नहीं है। जो शिक्षा और स्वास्थ्य सरकार का काम था वो निजी हाथों में चला गया है, जो बहुत अच्छा संदेश नहीं दे रहा है। ये थे हमारे साथ के.एम. पांडे सर, जिनसे हमने तमाम मुद्दों पर बात की और हेल्थी डेमोक्रेसी रखने के लिए 25 तारीख को मतदान करें, फिर जलपान करें। धन्यवाद।